हेलो बच्चों, आज हम अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 2 करने वाले हैं। तो आप सभी अपना बुक का लेसन नंबर 2 खोल लीजिए। तो जो सेकंड चैप्टर है वो है वर्ण इकाई, सबसे छोटी वर्ण। ठीक है, तो ये चैप्टर वर्ण के ऊपर है। अब इस पाठ के अंदर हम वर्ण और मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, फ प्लस ला, यहाँ पर कार है, का प्लस रा, पे प्लस ड़ पेड़, और तो प्लस ता तोता। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो हमारा फल शब्द इन ध्वनियों से मिलकर बना है। देखो, फ, अ, आधा ला, आधा और फिर अ। ठीक है, ऐसे ही कार में आधा का प्लस बड़ा आ प्लस आधा रा और प्लस अ। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों को आपने देखा। इन चित्रों के नामों को बोलना है आपको। तो बोलते समय मुख से चित्र के नीचे लिखी हुई ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ छोटी छोटी ध्वनियों के जुड़ने से बनती हैं। आपको यहाँ पर कोष्टक मतलब ब्रैकेट में आपको वही ध्वनियाँ दी गई हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन ध्वनियों को और ज़्यादा छोटा हम नहीं कर सकते, इनको नहीं तोड़ सकते। यही छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह वर्ण हैं, और यही क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे ध्वनि चिन्ह वर्ण। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, आधा का, आधा ख, आधा ग आदि। तो कहने का मतलब ये है कि का के नीचे ये जो हलंत आपको दिख रहा है, ये आधे का को दर्शाता है। और जब आधे का में हम अ को जोड़ देंगे तब ये क बनेगा। वर्ण के प्रकार देखिए, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। तो जिन वर्णों को अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। देखिए, अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ी ए, ओ, औ। अंग, अनुस्वार और अनुनासिक, ये बड़ी अंग है। तो अनुनासिक और ये विसर्ग भी वर्णों में ही गिने जाते हैं। तो देखिए बच्चों, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? इस वर्ण को बोलते समय हवा नाक से निकलती है। इसे बिंदी के रूप में लगाते हैं। जैसे अंग की मात्रा बोलते हैं ना, जैसे गंगा, चंचल, झंडा, चंदन, चंपक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये हैं अनुस्वार के, जिसमें नाक से हवा निकलती है। अनुनासिक कौन से होते हैं? अनुनासिक होते हैं जिसमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, मतलब इसे चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। जैसे बंगला, बांस, दांत, पाँव, कविताएं आदि। नेक्स्ट है विसर्ग। इस वर्ण को बोलते समय ह की ध्वनि सुनाई देती है। इससे वर्ण के पीछे 2 बिंदुओं के रूप में लगाते हैं, जैसे प्रातः, अतः, पुनः, संभवतः। तो इसमें ह की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है ना, तो ये हमारा कहलाता है विसर्ग। अब देखिए विदेशी वर्ण कौन से हैं? हिंदी में कुछ विदेशी वर्णों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ। ये ध्वनि अंग्रेजी से ली गई है। यह आ व ओ के बीच के स्वर ध्वनि है। ठीक है, जैसे ऑनलाइन, डॉक्टर, शॉप, मॉल, है ना। नेक्स्ट है ज। ये उर्दू भाषा का वर्ण है। देखिए, एक होता है ज, जहाज, लेकिन अगर जा के नीचे ये छोटी सी बिंदी लगी होती है तो हम इसे जा नहीं पढ़ते, हम इसे पढ़ते हैं ज।
जैसे मधुमक्खी की आवाज़ आती है इस तरीके से। तो ये उर्दू भाषा का वर्ण है, इसका उच्चारण हिंदी के वर्ण ज से अलग है। ज को बोलते समय जीभ ऊपर वाले दांतों से थोड़ा ऊपर हल्का सा छूती है और हल्की सी सीटी सुनाई देती है, जैसे ज़रूरी। इसे हम जरूरी नहीं पढ़ते, ज़रूरी। ज़ोरदार, नज़र, जहाज, है ना, जहाज आदि। नेक्स्ट है फ। अब यहाँ पे फ के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, ये भी उर्दू भाषा का शब्द है। तो हिंदी के वर्ण फ से बिल्कुल अलग है, इसे बोलते समय होंठ नहीं मिलाते हैं, जैसे फरार, फौरन, फालतू, दफ्तर, फारसी आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वर की शक्ति मात्रा। हर स्वर की अपनी एक खास आवाज़ होती है। यदि व्यंजन के साथ स्वर की आवाज़ जोड़ दी जाए तो व्यंजन अपनी आवाज़ के साथ साथ उस स्वर की आवाज़ भी ले लेता है। तो लिखित रूप में स्वर व्यंजन को अपनी आवाज़ कुछ विशेष चिन्हों द्वारा देते हैं। ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? मात्राएं कहलाती हैं। जैसे अ के अलावा हर स्वर का अपना मात्रा चिन्ह होता है। इसके साथ साथ शब्दों में ये अपने मूल रूप से भी आते हैं, जैसे अ, तो ये हो गया अनार, अनाज, अनानास, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, ये छोटा ही लिखते हैं हम इसे। लेकिन अब देखिए, इमली, इनाम, इडली, ऊ, री, ए, ओ, ये सभी के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, है ना। तो अब देखिए, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ के देखना इनको। स्वर की मात्राएं और उनका प्रयोग। तो अब देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन व्यंजन के साथ इसको जोड़ दिया जाता है। तो जब प प्लस अ, तो मात्रा के साथ व्यंजन प बनता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी मात्रा आ की, बड़े आ की, ये सीधा डंडा होता है। तो प प्लस अ की मात्रा पा, ई प्लस छोटी ई की मात्रा को जोड़ेंगे तो प प्लस ई में पी, बड़ी ई की मात्रा पी, छोटे ऊ की मात्रा पू, बड़े ऊ की मात्रा में प पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा तो पू। नेक्स्ट है री की मात्रा, प्र, पे, पै, पो, पौ। तो इस तरीके से हमारी मात्राएं यहाँ पे आपको दी हुई हैं और ये व्यंजनों के साथ जुड़कर हमें शब्द प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यंजन। देखो बच्चों, जो वर्ण अपने उच्चारण के लिए स्वर का सहारा लेते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब ऊपर जो टेबल आपको दी हुई है उसमें आपको एक ही व्यंजन के साथ अलग अलग स्वर की मात्रा जोड़कर बताया गया है। तो आप यहाँ पर सारे शब्दों को बोलकर खुद से देख सकते हो। अ हर व्यंजन में मिला होता है। देखिए, क बोलने के लिए आपको क प्लस अ, ग प्लस अ, है ना। व्यंजन मूल रूप से 33 हैं। इनके अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण तथा 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कुछ आगत वर्ण भी हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। अब देखिए, मूल व्यंजन यहाँ पे आपको सारे दिए हुई हैं, क ख ग घ ड़, च छ ज झ ज्ञ। तो ये सारे हमारे कौन से हैं? मूल व्यंजन हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें आप खुद से पढ़ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 2 व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो 2 व्यंजन से जुड़कर जो वर्ण बनते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे क प्लस श, शा क्षत्रिय बन गया। त प्लस र, त्र बन गया। ज प्लस ज्ञ, ज्ञा बन गया। श प्लस र, श्र बन गया। ठीक है। आगत अक्षर। विदेशी भाषाओं के वे वर्ण जो सहज ही हिंदी में जुड़कर हिंदी के बन गए हैं वो हैं आगत अक्षर। जैसे ऑन, ऑफ, शॉप, है ना। ये अभी हमने पहले भी पढ़े थे, जो विदेशी शब्द आकर जुड़ गए हैं हमारी भाषा में। व्यंजन, नज़र, कमज़ोर, फर्श, बर्फ आदि।
वर्णमाला देखते हैं। वर्णमाला का अर्थ क्या है? वर्णों की माला। हर भाषा की एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला में वर्णों का एक निश्चित क्रम व आकार में लिखा जाता है। तो वर्ण जब एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं तब उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण को अलग अलग करके लिखना, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, जैसे सूरज को हमें अलग करना है तो आधा सा प्लस उ प्लस आधा रा प्लस अ प्लस ज प्लस अ। तो इस तरीके से सारी मात्राएं और व्यंजनों को अलग अलग लिखना है। तो इस तरीके से हम शब्द को अलग अलग दिखा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक बाय।